डीडी न्यूज पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 और G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का किया खास जिक्र। कहा, अफ्रीकन यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य बनाकर भारत अपने नेतृत्व का मनवाया लोहा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भारत ने दिया सुझाव। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता से जुड़े आयोजनों में लोगों के शामिल होने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे स्वच्छता कार्यक्रमों में जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। कहा, देश में बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान गति और पैमाना देशवासियों की आकांक्षाओं से खा रहा है मेल। भारत अपने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ कर रहा है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में भी होंगे शामिल। भारत आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का कर रहा है नेतृत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सरकार ने कानूनों में किए हैं कई बदलाव। न्यायपालिका का भार कम करने के लिए मध्यस्थता कानून और जन विश्वास विधेयक संसद ने किया पारित। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। 3 रजत और 2 कांस्य सहित जीते कुल 5 पदक। रोइंग में भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हुआ हासिल। और ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 की ट्रॉफी मार्को बेजेची ने जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सौंपी ट्रॉफी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोटो जीपी का भारत में सफल आयोजन के कई सकारात्मक मायने। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश। और क्रिकेट में दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 99 रन से हराया। जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने खेली शतकीय पारी। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की बात कही। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और मौजूदा चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को सर्वाधिक प्रासंगिक बताया। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से संबंधित संदेश और पत्र भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने के अलग अलग माध्यमों से साक्षी बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए लोगों में लोकप्रिय हो गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज के छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है,
G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 समिट के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर सहमति बनी। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से भी अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने राजघाट पर बापू को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह G20 ने जहां विश्व स्तर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है, वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा जोर रहा है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की भी अपील की।
पर्यावरण और प्रकृति की समृद्धि के लिए वन्य जीव और जल का संरक्षण काफी जरूरी है। साथ ही वातावरण और आसपास की सफाई पर्यावरण को बचाने का एक अहम अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी में जीव जंतुओं और जल के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से जीवों पर करुणा दिखाकर अपना मित्र बनाने की अपील की। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के 2 उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि एक जंतु के संरक्षण से दूसरे जीव जंतु को बचाया जा सकता है। ये एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में अतिक्रमण के कारण विलुप्त हुई नदी के लोगों के प्रयास से पुनर्जीवित होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोत नदी को फिर से जीवित कर लोगों ने जन भागीदारी और सामूहिकता का शानदार उदाहरण दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। गांधी जयंती पर स्वच्छता को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता के सबसे बड़े कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी का उत्पाद खरीदने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में लोगों से भारत में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। स्थानीय उत्पाद खरीदने का फायदा हजारों विश्वकर्मा साथियों को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जर्मनी की 21 साल की कैसमी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है। प्रधानमंत्री ने कैसमी द्वारा गाए गए गीत भी शेयर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां G20 और चंद्रयान-3 का जिक्र करते हुए लगातार नई बुलंदियां छू रहे भारत की बात कही, वहीं ग्लोबल होती देश की कला और संस्कृति के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में रहने वाली कैसमी के बारे में बताया, जो जन्म से देख नहीं पाती लेकिन हर चुनौती का सामना हौसले से कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जर्मनी के रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है। प्रधानमंत्री ने कैसमी द्वारा गाए गए एक सुरीले गीत को भी साझा किया। जगच्चलपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावरमायं सुपद्मसहायं भजेऽहं। प्रधानमंत्री ने बताया कि सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि कैसमी कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कन्नड़ में गाए गए कैसमी के एक गीत को भी साझा किया। नम्मा वचन बहुवचन नुडीरु कन्नड नडैरो कन्नड नम्मा वचन बहुवचन ನುಡಿಡು ಕನ್ನಡ ನಡೆಡು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका ये प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सहायम भजेऽहं। और G20 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 105वें एपिसोड में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम की चर्चा की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंगलवार को भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लिंक्डइन पर जारी किए गए घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए तमाम शिक्षण संस्थानों के कुलपति, शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। इस आयोजन में भारत की G20 टीम के प्रमुख सदस्य G20 के परिणामों पर जानकारी देंगे। दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। देश को पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। इन ट्रेनों से 11 राज्यों में आवागमन, पर्यटन, आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस वंदे भारत ट्रेन में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिससे यात्री बेहतर और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। देश की गति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से नए रूटों पर चल रही है। आज नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है। राजस्थान और गुजरात को 1-1, पूर्वी भारत को 3 और दक्षिण भारत को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली।
सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। आज पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल वंदे भारत के रूट से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। नए रूटों पर चलने के कारण यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। जिन जगहों से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, वहां पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से समय की बचत होने से यात्री इस ट्रेन से तेजी से और बार बार यात्रा कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले 8 साल में रेलवे का बजट 8 गुना किया गया है। आज स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उदयपुर से जयपुर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने ट्रेन में सफर का आनंद लिया। ट्रेन को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। उदयपुर से जयपुर वंदे भारत ट्रेन में अभी हम सफर कर रहे हैं अपने कैमरामैन ललित के साथ। जो ट्रेन जयपुर तक जाएगी, कई महत्वपूर्ण स्थलों से होते हुए चित्तौड़, भीलवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण जो स्टेशन है, अजमेर होते हुए ये जयपुर की यात्रा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाकर हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्क में compete कराया जाए। ये ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चलती है और इस ट्रेन का परिचालन सिर्फ मंगलवार को छोड़कर उदयपुर से जयपुर तक हर सुबह जो है ट्रेन चलेगी 7:50 पर और 2 बजे के आसपास वहां पहुंचेगी। फिर 3:45 पर जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होगी और यह ट्रेन रात में 10 बजे पहुंचेगी। यानी रोज सफर करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यह ट्रेन राहत का पैगाम है। और जो टूरिस्ट उदयपुर आते हैं झीलों के शहर में, वो माउंट आबू भी जाते हैं, फिर जयपुर आते हैं, उनके लिए भी एक बहुत
बड़ी राहत की खबर है कि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर जयपुर आते हैं या फिर राजस्थान की यात्रा करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि वो आराम से हवाई जहाज की तर्ज पर हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास सीटों वाले एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों पर तमाम तरह की नई सुविधाओं के साथ वो सफर कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ये कोशिश है कि देश के हर एक शहर से वंदे भारत ट्रेन को जोड़ा जाए। कैमरामैन ललित के साथ उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। वे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। राज्य के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। इसके अलावा पूरे शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संकनाद होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और वहीं जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा के लिए यहां के जो आयोजन किया जा रहा है उसमें भी कल वो शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में लोगों को निमंत्रण बांट रही हैं महिलाएं पीला चावल देकर। महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जनसभा को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी इस समय हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं। सौम्या जी, महिलाओं ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है, किस किस तरह की जिम्मेदारी संभाली है महिलाओं ने? माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन मोदी जी का अभिनंदन कर रही है हमारी महिलाएं। और यहाँ पंडाल में देख रहे हैं, पंडाल से लेकर यहाँ जल व्यवस्था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे मंच की व्यवस्थाएं हो, हमारी महिलाएं हैं वो संभाल रही हैं।
कल 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और महिला विधेयक पास होने के बाद उनका राजस्थान में प्रथम दौरा है और हम बहनों में एक अलग सा उत्साह, एक जोश है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है और निश्चित रूप से आने वाले निकट भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बढ़ने वाली है। पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जो आपके गैस चूल्हे से लेकर के आपके नीति निर्धारण तक की बात सोच रहे हैं, इसलिए उनको सुनने, उनको धन्यवाद देने जरूर पधारिए। सभी तरह की जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं पूरे पांडाल के अंदर, जैसे पानी की व्यवस्था महिलाएं देख रही है, कार पार्किंग की व्यवस्था महिलाएं देख रही है, ऐसी सारी व्यवस्था जो है रहती है वो सारी महिलाओं का ही जिम्मा है। हमारी छोटी से व्यवस्था, बड़ी से बड़ी माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लाना छोड़ना, सारी व्यवस्था सारी महिलाएं संभाल रही है। माननीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि उन्होंने मातृशक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित किया। इसके लिए माननीय मोदी जी का आभार, धन्यवाद। महिलाओं की तरफ से जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो उत्साहवर्धन मिला है, उसके लिए मोदी जी के लिए सारी बहनें तत्पर होकर काम कर रही हैं। और ये इतिहास कि पहली बार महिला पूरी मंच किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का प्रोग्राम विश्व में, मुझे लगता है पहली बार मातृशक्ति संभालने जा रही है। परिवर्तन संकल्प महासभा जो हो रही है, ये महासभा एक महापुरुष की सभा है ये, और इसके लिए महिलाएं बहुत उत्साहित है। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। सौभाग्य हमारा मोदी जी, धन्यवाद तुम्हारा मोदी जी। ये आपने देखा कि ये महिलाएं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, पीले चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच सकें। और इस बार खास रोचक ये है कि महिलाओं के ऊपर तमाम जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर मंच के संचालन से लेकर वहां पर जो लोग पहुंचेंगे उनको किस तरह की सुविधा दी जाए, इस सब का जिम्मा यहाँ पर पहली बार महिलाओं को दिया गया है। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों ने 23-24 सितंबर तक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिला विकास के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे जीएसटी हो या दिवाला कानून, इनमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वे इनके लागू होने के बाद आई त्रुटियों के कारण हैं। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का लक्ष्य एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करना होता है, न कि कानून बनाने वालों की सर्वोच्चता स्थापित करना। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है, वही ये वर्ष है। 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। चाहे जीएसटी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत लेबर कोड, वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम उपाय किए हैं। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नए लेबर कोड भी आए हैं, जहाँ कार्यस्थलों पर महिलाओं को भाग लेना है, चाहे उनका वेजेस एक्ट हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी कोड हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, सभी में महिलाओं को कार्यस्थलों पर जाने के लिए सरकार ने सक्षम उपाय अपनाए हैं। उसके साथ ही साथ कार्य करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर के जो नया साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण हम आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो सैरोगेसी का विषय देखते हैं, उस पर भी सरकार प्रोग्रेसिव लॉ लाई है।
अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी विषयों पर चर्चा और सार्थक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना था। देश में पहली बार आयोजित हुए इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। देश के सबसे वंचित तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा कवर देकर दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत देश के हर कोने तक सभी पात्र लाभान्वित हो सके, इसे देखते हुए बीते दिनों आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि गांव-गांव, शहर-शहर सभी को उनको स्वास्थ्य का हक मिल सके। कैसा रहा अभी तक इस योजना का सफर? खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत से। आयुष्मान भारत अभी तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे सफल अभियान रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में शायद इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं चला। आयुष्मान भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 भाग हैं उसके। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। करीब 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए निःशुल्क सहायता, स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता उनको मिलती है यदि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। और इस जो पीएम जय जिसे कहते हैं, इसमें अभी तक 5.5 करोड़ से अधिक लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए उनको लाभ मिल चुका है। 70,000 करोड़ रुपए तक का हॉस्पिटल का खर्चा वहन हो चुका है। दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देश में आज की तारीख में 1,60,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं। करोड़ों लोगों को यहाँ प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है। और न सिर्फ यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और नर्स उपस्थित रहते हैं, बल्कि 13 से 14 जो बेसिक टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक है, वो सुविधाएं भी यहाँ पर प्राइमरी स्तर पे उपलब्ध कराई गई हैं। तीसरा कंपोनेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ये 2 साल पहले ही प्रारंभ हुआ है। इसमें कल्पना ये है कि जितने नागरिक हैं हमारे देश के, सबका एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनेगा, एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। और उनका जितना भी स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है, उनके पैदा होने से लेके और जब तक भी जीवन है, सभी उसमें अपलोड होते रहेंगे। पूरा एक तरह से उनका डिजिटल अकाउंट एक रहेगा। बहुत बड़ा अभियान है। 45 करोड़ से अधिक हम आभा आईडी ऑलरेडी बना चुके हैं और लक्ष्य है 140 करोड़ तक जितने नागरिक हैं सबका एक आभा आईडी नंबर बन जाए। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण इसका जो स्तंभ है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसमें 4 साल तक ये अभियान चलेगा, 2026 तक। इसमें 65,000 करोड़ रुपए तक की लागत के पूरे देश में अलग अलग स्तरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पूरे करने का लक्ष्य है। आज से पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम कभी भी हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ है। सर, आयुष्मान भव को किस तरह देखते हैं? आयुष्मान भव एक महाअभियान के रूप में मंत्रालय चला रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सैचुरेट कर दें। प्राइमरी स्तर जैसा भी बताया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पर सेकेंडरी स्तर की सुविधाएं इस अभियान के दौरान उपलब्ध कराई जाएं। ये अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा। आयुष्मान भव के तहत 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो भी लाभार्थी इसके लिए चिन्हित है, उन्हें हर किसी को कार्ड मिल जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक करीब 25 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और क्या खास है आयुष्मान भव योजना पर? खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से। हम चाहते हैं कि अब एक कैंपेन जो चल रहा है उसको हम आयुष्मान भव
महाअभियान का नाम दिया है। 17 सितंबर से चल रहा है, 2 अक्टूबर तक जाएगा, फिर 31 दिसंबर तक जाएगा। उसमें खास एफर्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो भी लाभार्थी इसके लिए चिन्हित हैं, 50 करोड़ लाभार्थी हैं इसके, और स्टेट अपना जोड़ते हैं तो ये 60, 65, 67 करोड़ हो जाता है। तो जो भी लाभार्थी हैं पीएमजे के, उनको हर को कार्ड मिल जाए। 25 करोड़ लोगों को तो कार्ड मिल गए हैं, और इस कैंपेन में रोज हजारों नए कार्ड बन रहे हैं। अब 15 लाख कार्ड बने इस अरसे में, थोड़े ही दिनों में। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति को इतना लाभ हो सकता है, उसके पास उसको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? कार्ड होगा तो पता होगा। कार्ड होगा तो जब जाएंगे तो पूरा सिर ऊपर करके कॉन्फिडेंस से जाके बोलेंगे कि मेरा इलाज करिए। पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी में या प्राइवेट में, और उनका पूरी तरह से इलाज होगा। स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य की अचीवमेंट बिना जन आंदोलन, जन भागीदारी से संभव नहीं है। हमेशा से ही इसी फिलॉसफी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाइड किया है कि आगे बढ़िए। ये जो कैंपेन है वो उसी चीज़ को, उसी कैंपेन को और अगले लेवल पे लेके जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्ति, नागरिक जुड़े, स्वास्थ्य सेवाएं सैचुरेशन लेवल तक, हर घर तक पहुंचे। उस कोशिश में मैं चाहूँगा कि आयुष्मान भव के जो भी इवेंट आपके आसपास हो रहे हैं, आप प्लीज़ उनमें जुड़िए। आपकी मेलों में आपकी जांच हो सकती है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सिकल सेल, टीबी के मरीज़ हैं उनको भी जोड़िए, कोई रह ना जाए। तो बहुत बड़ा कैंपेन है और इसको सक्सेसफुल बनाना है हमने। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के उन्नाव और हरियाणा के फरीदाबाद में अमृत वाटिका के लिए घर घर से मिट्टी एकत्रित की गई। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए भारत माता के वीर सपूतों को नमन किया गया। उन्नाव में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के साथ एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्रों समेत नेहरू युवा केंद्र से जुड़े लोगों के अलावा हजारों की संख्या में हर उम्र के लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए हुए बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए भारत माता की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। 2 किलोमीटर की यात्रा का समापन निराला प्रेक्षागृह अमृत वाटिका में हुआ। यहाँ निराला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। साक्षी महाराज ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। देश याद रखे शहीदों के बारे में, और संपूर्ण उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारा देश उस अमृत वाटिका से जुड़े। इन सारे लक्ष्यों को और दूरगामी परिणाम इसके निकलें, इसको लेकर के भारत के भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी ने ये कार्यक्रम केवल उन्नाव में नहीं, आज की डेट में जगह जगह सारे देश में चल रहा, और सारे देश से मिट्टी एक जगह जाएगी, इंडिया गेट पर अमृत वाटिका बनेगी। वहीं फरीदाबाद में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से जिले के गांव हीरापुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन हुआ। शहीद पंडित जय भगवान शर्मा की मूर्ति पर फूलमाला अर्पित कर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया और कर्तव्य पथ के लिए मिट्टी एकत्र की गई। कार्यक्रम में शामिल युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। युवाओं ने मेरी माटी मेरा देश को एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इसमें शामिल होकर युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा हो रहा है। दिल्ली में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार अमृत वाटिका बनाई जानी है, जहां पर प्रत्येक गांव की मिट्टी से एक अमृत वाटिका को जन्म दिया जाएगा, उसके लिए आज हमने हीरापुर ग्राम पंचायत से इस मिट्टी को एकत्र किया है। और निश्चित ही मैं मानता हूं कि पूरे फरीदाबाद में जितने भी नेहरू युवा केंद्र के युवा हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा, जब ये यहाँ से मिट्टियों को भेजा जाएगा दिल्ली, तो एक बड़ा कार्यक्रम करके भेजा जाएगा। हमारी जो सरकार है वो इस चीज़ में बहुत हमारी भागीदारी निभा रही है, और हमारे देश के लिए ऐसे हमारे जो फौजी भाई हैं उनके सम्मानित के लिए ऐसे प्रोग्राम करती रही है। और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे ऐसे करते रहें, क्योंकि उनको सम्मान जो मिलता है उनसे हमारे देश के युवा और भी आगे प्रेरित होते हैं और अपनी भागीदारी के लिए ऐसे हमारे देश की सेना के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करते हैं। देश के अमर जवानों को समर्पित इस कार्यक्रम में हर वर्ग हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं। विशेषकर युवा बेहद उत्साहित और प्रेरित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। योजना में 18 पारंपरिक कौशल वाले व्यवसायों को शामिल किया गया है। योजना के क्या क्या हैं फायदे, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बुलाते हैं हमें मेहनत कशों के हाथों के छाले, चलो मोहताज के मुंह में निवाला रख दिया जाए। 17 सितंबर 2023 प्रधानमंत्री ने ऐसे शिल्पियों को विश्वकर्मा कहा जिनके हुनर का हर कोई मानता है लोहा, लेकिन अब तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति हैं जो अपने शिल्पकारी से बेजान वस्तुओं में भी जान फूंकते रहे, तराशते रहे, गढ़ते रहे और खुद गुमनामी की जिंदगी में खोए रहे। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही 18 पारंपरिक दस्तकारों को एक नया नाम विश्वकर्मा दिया और उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इन विश्वकर्माओं में लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मछली का जाल बनाने वाले, खिलौने को नया आकार देने वाले, नाई, दर्जी समेत 18 पारंपरिक शिल्पी शामिल हैं। विश्वकर्मा योजना के जरिए ऐसे ही 18 पारंपरिक कौशल वाले व्यवसायों को जोड़ा गया है। उनके लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स देने की घोषणा हुई है। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपए के टूल किट वाउचर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई। साथ ही विश्वकर्मा को प्रशिक्षण के दरमियान रोजाना 500 रुपए का भत्ता देने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये शिल्पी जो सामान तैयार करेंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार मदद करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे अहम, खुद अपना कारोबार करने वाले विश्वकर्मा को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ये लोन पहले चरण में 1 लाख रुपए का होगा। इसे चुका देने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज महज 5% होगा, जिसे विश्वकर्मा आसानी से चुका पाएंगे। योजना का लाभ 30 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगर उठा पाएंगे। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में एक ऐसी साइकिल देखी जा सकती है जिसे बैठकर चलाया जा सकता है, खड़े होकर भी चलाया जा सकता है और इस पर सामान भी आसानी से ले जाया जा सकता है। स्टार्टअप के तहत तैयार की गई इस ट्राई साइकिल की खासियत बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंदर मेरठ की ट्राईसाइकिल भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खासियत है इस ट्राईसाइकिल की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टार्टअप के तहत वरुण कौशिक। क्या खासियत है वरुण? सर, ये बेसिकली हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टैंड अप बाइक लॉन्च करी है। आज से पहले इंडिया में यंगस्टर के स्टैंड अप बाइक लॉन्च हुई है। तो स्टैंड अप बाइक मतलब कि इसको हम खड़े होकर राइड कर सकते हैं, एंजॉय राइड कर सकते हैं, और जो एक बार कोई इसको खड़े होकर राइड कर लेगा वो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है, अलग लेवल की राइड है। पर इंडिया में माइंड सेट है कि यहाँ पे सीट भी चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें डी अटैचेबल सीट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको हम इसको बैठ के भी राइड कर सकते हैं और जब मन चाहे इसको सीट को निकाल से खड़े होकर भी राइड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने इसमें सीट के साथ में एक बॉक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप पीछे इसमें देख सकते हैं। हम इसमें बॉक्स को चाहे तो लगा सकते हैं। ये बॉक्स हमारा डिलीवरी बॉक्स भी हो सकता है, मल्टीपर्पज बॉक्स हो सकता है। ये बॉक्स हमारा एज रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है फॉर मेडिसिन ट्रांसपोर्टेशन, फॉर डेयरी एंड ब्रेवेजेस के लिए। और हमने इसमें एक अटैचमेंट ट्रॉली का भी दिया हुआ है फॉर वेयर हाउस मूवमेंट्स के लिए, जहाँ पे हम गुड्स कन्वे कर सकते हैं इनसाइड द प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। ये ट्राईसाइकिल किस माध्यम से चलती है और कितने घंटे इसकी चलने की क्षमता है? सर, इसको जो है इसका स्टार्टिंग जो है सिर्फ 22 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक चलती है फॉर इंडिविजुअल, जो कि अब इंडिविजुअल जो परचेज करता है। और जो कमर्शियल एप्लीकेशन में उसमें हम जो उनका ड्राइव रेंज है उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है और अप टू 150 kg इसमें हम लोड इसके ऊपर इसमें लगा सकते हैं। इसके ऊपर इस ई ट्राईसाइकिल के अंदर कुल कितने घंटे में इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और कितनी इसमें खपत लगती है बिजली? सर, इसकी जो बैटरी चार्ज है 3 से 4 घंटे के अंदर नॉर्मल इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। और एक यूनिट से भी अगर यूपी की बात करें तो 5 रुपए से भी कम बिजली के अंदर ये 50 किलोमीटर आपको रन दे देगी आराम से। कोई खरीदना चाहे तो वो कितनी कीमत पे से खरीद सकते हैं? सर, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 26,500 इसकी शुरुआत है इसकी। तो लोग भी काफी उत्साहित हो रहे हैं इस ट्राईसाइकिल को देखकर। अगर आप भी इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में आ रहे हैं तो ये ट्राईसाइकिल देखना ना भूलें। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर राइफल टीम ने रजत पदक जीतकर देश का खाता खोला। रमिता ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
रोइंग में भारत को 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया है। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार आगाज किया। भारत ने अपना खाता निशानेबाजी से खोला। भारत की महिला निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत को मेहुली घोष, रमिता और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने रजत पदक दिलाया। चीन की टीम को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत की महिला निशानेबाज रमिता ने निशानेबाजी में दूसरा पदक दिलाया। रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये इस बार के एशियाई खेलों में रमिता का दूसरा पदक है। वहीं भारत की ही मेहुली घोष ने इसी स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। निशानेबाजी के बाद रोइंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में रजत पदक जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अरविंद और अर्जुन ने रेस को 6 मिनट 28.18 सेकंड में पूरा किया और वे चीनी जोड़ी से पीछे रहे। भारत ने रोइंग में पुरुषों के 8 फाइनल में भी रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के नीरज, नरेश, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने 5 मिनट 43.01 सेकंड के साथ रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। वहीं रोइंग में ही मेंस पेयर में लेकराम और बाबूलाल यादव की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 50.41 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 52 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 70 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। चीन के हांगझू से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार जीत के साथ आगाज किया है। भारतीय टीम ने पुणे में अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम की तरफ से वरुण कुमार ने सबसे अधिक 4 गोल करने में सफलता पाई। ललित उपाध्याय और मनदीप सिंह ने 3-3 गोल किए। सुखजीत ने 2 गोल किए, जबकि अभिषेक, अमित रोहिदास, शमशेर सिंह और संजय ने 1-1 गोल दागे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना अगला मुकाबला सिंगापुर से 26 सितंबर को खेलेगी। मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है और सबसे लार्जेस्ट जो मैं कहता हूं वो बाइक मैन्युफैक्चरर भी है। और इस तरह के आयोजन रेसिंग का यहाँ पर होना, मोटो जीपी का, और बहुत सफल जितने लोगों से मिला, आयोजकों से लेकर बाकी सबने ट्रैक की और आयोजन की बहुत प्रशंसा की है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में भी ऐसे इवेंट और हों और मोटर स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे सके, उस दिशा में काम करें। और बात क्रिकेट की, इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 99 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ को आउट करके भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 9 ओवर ही हुए थे, तभी बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य संशोधित लक्ष्य हासिल हुआ। इसके बाद आर अश्विन ने लाबुसाने को 27 और डेविड वार्नर को 53 और जोश इंग्लिश को 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद सीन एबॉट को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और पूरी टीम 217 रन पर आउट हो गई। सीन एबॉट ने 54 रन बनाए। भारत की तरफ से जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और स्कोर 200 के पार पहुंचाया। श्रेयस अय्यर ने अपना तीसरा वनडे शतक लगाने में सफलता पाई। वे 105 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। शुभमन गिल 104 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 52 रन की अर्धशतक की पारी खेली। अंत के ओवरों में सूर्य कुमार यादव ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 5 विकेट पर 399 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 37 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।
दिन भर की सुर्खियों से अलग।